पार सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर मोहन अपनी छोटी बहन रेखा के साथ एक साधारण से घर में रहता था। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। मोहन गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, जिससे उनका गुजर बसर चलता था। हर दिन दुकान बंद करने के बाद मोहन घर लौटता, रेखा के हाथ का बना खाना खाता और दोनों मिलकर दिन भर की बातें करते। लेकिन उस रात जब रेखा खाना परोस रही थी, उसने गंभीर लहजे में कहा, भैया, हमें अपनी दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह तो हमारी कमाई भी पूरी नहीं होती और हम बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, रेखा जैसी हमारी किस्मत होगी वैसा ही मिलेगा। मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता, भाग्य ही सब तय करता है। रेखा बोली, भैया, मां हमेशा कहती थी कि मेहनत करने वालों का भाग्य भी बदल सकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, तू भी न रेखा, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यही काफी है। ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। इतना कहकर वो सो गया। लेकिन रेखा देर रात तक छत पर बैठी आसमान को देखती रही। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में भाग्य को बदला नहीं जा सकता? अगर मां आज होती तो क्या वो भी भैया की तरह सोचती या फिर मुझे सही राह दिखाती? यही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वो अपने भाई को यह साबित करके दिखाएगी कि मेहनत और कर्म ही असली ताकत है, भाग्य नहीं। अगले दिन सुबह जब मोहन खाना खाकर दुकान जाने के लिए तैयार होता है, तभी रेखा कहती, भैया रुकिए तो। मोहन ने कहा, क्या हुआ रेखा? कोई काम है? कुछ बाजार से लाना है क्या? रेखा ने कहा, नहीं भैया, आप दुकान जाएं, उससे पहले पास के जंगल से कुछ लकड़ियां ले आइए। मोहन ने कहा, ठीक है बहन। इतना कहकर वो घर से निकलकर जंगल की ओर बढ़ने लगता है। यहां रेखा भाई के लौटने की राह में आंख लगाए बैठी थी। उधर जंगल पहुंचते ही मोहन लकड़ियां जुटाने में लग जाता है। लकड़ियां काटते वक्त अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है। दर्द से कराहते हुए वो सोचता है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूं, शायद कोई और भी जंगल में लकड़ियां लेने आया हो तो मदद मिल जाएगी। इधर घर के बाहर बैठी रेखा भाई का इंतजार कर रही थी। वो सोचती है कि सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन भैया की कोई खबर नहीं। ऐसा क्या हो गया होगा? हे भगवान, भैया सलामत हो। भरी दोपहर में सुनसान गली में बैठी रेखा के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच से आती मंदिर की घंटियों की आवाज उसकी उलझनों को और बढ़ा रही थी। उधर मोहन मदद की तलाश में मंदिर तक जा पहुंचा। वहां किसी को न पाकर वो चिल्लाने लगा, सुनिए, कोई है क्या? मुझे मदद चाहिए, चोट लग गई है। मोहन की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आया। उसने देखा कि एक नौजवान लड़का खड़ा है जिसके हाथ पर चोट लगी हुई है। वो आदमी मंदिर के अंदर गया और कुछ औषधीय ले आया और उसकी चोट पर औषधीय पत्तों का लेप लगाने लगा। वो आदमी मंदिर की सफाई और देखभाल का काम करता था। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? मोहन ने आश्चर्य से कहा, रेखा तुम यहां? रेखा कहती है, हां भैया, सुबह से दोपहर हो गई थी, आपकी राह देखती रही, लेकिन आप नहीं आए। ऊपर से ये मंदिर की घंटियों की आवाज मुझे यहां खींच लाई। आपको क्या पता मन में कितनी उलझनें पड़ रही थीं। आपके बारे में सोच सोचकर बेचैनी हो रही थी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, अपनी चोट का ध्यान रखना, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मोहन उस आदमी का आभार व्यक्त करता है और रेखा से कहता है, चलो बहन, रेखा अब घर चलते हैं। रेखा कहती है, भैया, मैंने सुना है कि इस मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो ग्रंथों और पुराणों का गहरा ज्ञान रखते हैं। चलिए ना उनके पास चलते हैं। तभी वो मंदिर का पुजारी कहता है, हां बेटा, आज महर्षि मुनि मंदिर में ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। वैसे ये सबका सौभाग्य नहीं होता कि उनसे मिल पाएं। तुम अपना अवसर खो मत देना। उनसे मिलकर सारी उलझनें दूर हो जाती है और जीवन को नई दिशा मिल जाती है। ये सुनकर रेखा खुद को रोक नहीं पाई और अपने भाई मोहन का हाथ पकड़कर उसे वहां ले जाती है। जब रेखा और मोहन महर्षि के पास पहुंचे, उस समय महर्षि अपने ग्रंथों में गहरे डूबे हुए थे। उनकी ऊर्जा को देखकर रेखा और मोहन कुछ देर तक बस उन्हें देखते रहे। फिर रेखा मोहन का हाथ पकड़कर महर्षि के सामने बैठ जाती है।
रेखा पहले महर्षि मुनि को प्रणाम करती है, तब महर्षि की नजर उन दोनों पर पड़ती है। रेखा कहती है, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि आपके शब्दों से जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाती है। कृपया आप हमारी उलझनों को सुलझा दीजिए। मोहन को पहले से ही इन बातों में कोई लगाव नहीं था। वो बस बैठकर रेखा और महर्षि को देखता रहा। तभी महर्षि ने पूछा, बेटी, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे मन में उलझन पैदा कर रही है? रेखा ने उत्तर दिया, हे गुरुवर, मेरे जीवन में दो ही उलझनें हैं, एक भाग्य और दूसरी कर्म। फिर रेखा ने और कहा, हे गुरुवर, क्या सच में हर इंसान का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है? क्या हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित है? तो फिर मां क्यों कहती थी कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? हे गुरुवर, अगर भाग्य पहले से ही तय है और जो होना है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? रेखा आगे कहती है, हे गुरुवर, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कर्म ही भाग्य लिखता है। हे गुरुवर, मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को किस आधार पर जीऊं, भाग्य या कर्म? महात्मा ने जब ये सारी बातें रेखा के मुंह से सुनते हैं तो वे समझ जाते हैं कि रेखा किस उलझन में फंसी है। तब महर्षि कहते हैं, बेटी, इस संसार में हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जाता है। महर्षि कुछ और बोलने ही जा रहे थे, तभी मोहन रेखा की तरफ देखकर कहता है, सुना रेखा, जो भाग्य में लिखा है वही हमारे जीवन में होता है। ये सुनकर महर्षि समझ गए कि मोहन का विश्वास केवल भाग्य पर अटका हुआ है और वो कर्म को व्यर्थ मानता है। अब महर्षि मुस्कुराए और मोहन की तरफ देखकर बोले, बेटा, भाग्य और कर्म के बीच का संबंध समझना बहुत जरूरी है। तब मोहन कहता है, मुझे माफ करना गुरुवर, लेकिन कर्मों का कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ भी करूं, मेरा भविष्य वही रहेगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। अब मोहन रेखा के इशारे को अनदेखा करते हुए महर्षि से कहता है, हे गुरुवर, एक बार एक राज्य में एक राजा था। एक दिन राजा को अपने राजगुरु से यह पता चला कि उसकी आयु सिर्फ 45वें वर्ष तक ही है। ये सुनकर राजा भयभीत हो गया और उसने खुद को महल में बंद कर लिया। उसने सोचा कि अगर वो कहीं नहीं जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। समय गुजरता गया और वो दिन भी आ गया, लेकिन 45वें वर्ष में महल की एक दीवार गिर गई और राजा उसके नीचे दबकर मर गया। फिर मोहन कहता है, हे गुरुवर, वो तो एक राज्य का राजा था, फिर भी भाग्य का लिखा नहीं मिटा सका। मोहन की कहानी सुनकर महर्षि मुस्कुराने लगे। महात्मा की हंसी देखकर मोहन और रेखा सोच में पड़ गए। फिर महात्मा ने मोहन की तरफ देखकर कहा, बेटा, या तो तुमने आधी कहानी सुनी है या फिर जिसने तुम्हें यह कहानी बताई उसे इसका पूरा ज्ञान नहीं था। अब महात्मा की बात सुनकर मोहन खुद उलझन में पड़ गया था। उसके चेहरे के भाव गंभीर देखकर महर्षि फिर बोले, बेटा, कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक है। मोहन ने फिर कहा, माफ कीजिए गुरुवर, मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। महर्षि मोहन की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, कहानी तो तुमने सही बताई, लेकिन शायद तुम्हें आधी ही पता है। महर्षि बोले, अगर तुम्हें पूरी कहानी पता होती तो तुम कर्म और भाग्य के अनोखे संबंध को समझ गए होते और तुम्हारे जीवन में ये उलझने नहीं होती। तभी रेखा महर्षि की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए बोली, हे गुरुवर, हमें माफ कीजिए और कृपया हमें इस कहानी का पूरा ज्ञान दीजिए। अब धीरे धीरे महर्षि की बातें मोहन को भी आकर्षित करने लगीं और वो भी ध्यान से महर्षि की बातें सुनने लगा। महर्षि ने कहा, दीवार गिरने से सभी को यह लगा कि राजा दीवार के नीचे दबकर मर गए, क्योंकि उस दिन उनका 45वां जन्मदिन था और राजगुरु के अनुसार वही उनका अंतिम दिन था। लेकिन कुछ घंटों बाद पता चला कि राजा जिंदा है, बस उन्हें गहरी चोट आई थी। राजा खुद आश्चर्यचकित थे। फिर राजगुरु ने बताया, हे राजन, आप चाहते तो अपने भाग्य के लिखे को मानकर दीवार के नीचे दबकर मर सकते थे, लेकिन आपने अपने कर्म यानी खुद को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से आपकी मृत्यु केवल एक चोट में बदल गई।